अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेश खिदमत है जिनज़ादी। एक जिनज़ादी का किस्सा। वो एक इंसान पर आशिक हो गई। मैं आज भी हैरान हूँ कि ये कैसी दोस्ती और मोहब्बत है जो बाइस राहत नहीं, लेकिन हर बार मेरे घर वाले परेशानी और बाज़ औक़ात नुकसान से दो चार हो जाते हैं। उसका दावा है कि उसकी मोहब्बत समुंदर से ज़्यादा वसी और गहरी है और दोस्ती दुनिया की बुलंद तरीन चोटी से भी ऊंची है। अजीब समुंदर है जो प्यासे को एक कतरा तक नहीं दे सकता, और अजीब बुलंदी है कि मुझे मुआशरे और वक्त की गर्मी सर्दी से बचाने से भी गुरेज़ां रहती है। पहली बार जब इसके लिए उनको मेरी ज़रूरत महसूस हुई थी तब मेरी उम्र 1 साल 3 माह थी। मैं चल और तोतली ज़ुबान में बोल सकता था, लेकिन कुछ समझने, देखने और सुनने को याद रखने की अहलियत न थी। अगर होती तो मैं आपको पहली मुलाकात का हाल भी सुनाता। अपनी वालदा की ज़ुबानी सुना है कि उस चांदनी रात वो अपनी बहन के घर खाना खाने गई थी। गर्मियों का मौसम था, पहले ज़माने थे। बहन बेटी जब मैके गांव आती थी तो गांव के लोग उससे मिलने आया करते। उस रात भी गांव की औरतें और वालदा की सहेलियां वहां बैठी हुई थीं। बकौल वालदा साहिबा के मैं खुले सेन में मिट्टी से खेल रहा था। सब ने एक स्याह बिल्ली को देखा जो मेरे साथ खेल रही थी। वालदा ने एक बार बिल्ली को भगाया, लेकिन वो फिर आ गई तो उन्होंने समझा बेज़रर बिल्ली बच्चे से प्यार करती है। ऐनी शाहिदों का बयान है कि उनके सामने बिल्ली बच्चे को गली में ले गई थी। फिर हमारी माँ के लिए जैसे चिरागों में रोशनी न रही, उनका लख्ते जिगर गुम हो गया। शायद किसी मंचली ने यह भी कहा होगा कि बच्चे को बिल्ली ने अगवा कर लिया है, लेकिन किसी ने भी बिल्ली को इल्ज़ाम नहीं दिया। हर आंख परेशान और मुतलाशी थी। पहले घरों की तलाशी ली गई, फिर गांव के वाहिद कुएं में नौजवान उतरे। गोताखोरों को बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन बहुत सी बाल्टियां निकाल लाए। पूरा गांव हरकत में आ गया था। उनके लिए बड़े दुख और शर्म की बात थी कि एक बेटी मैके गांव में बच्चे से महरूम हो गई थी। जब सहरी तक सारी कोशिशें बेसमर साबित हुईं तो मामू ने 2 आदमी मेरे वालिद साहब को इत्तला देने भेज दिए। सूरज की पहली किरण के साथ हमारे गांव के 40 मर्दों जन आन पहुंचे और एक बार फिर तलाश शुरू हो गई। मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं। जब वालिद साहब को रिपोर्ट के लिए मशवरा दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे दुश्मन हैं। मामू जान बोले, मैं उन कमीनों को 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, बच्चा वापस कर दें, वरना मैं उनके खिलाफ रपट दर्ज करा दूंगा। 1 घंटे की मोहलत भी गुजर गई। गांव में 2 गिरोह बन गए। एक गिरोह मामू जान के साथ था और दूसरा उन लोगों के घर जमा होने लगा जिन पर शक किया जा रहा था। अचानक शोर उठा। बच्चा और वही स्याह बिल्ली खेलते हुए कमरे से निकले थे। गांव में खुशी और कशीदगी पैदा हो गई। मुखालिफ गिरोह सीख पा था और झूठे इल्ज़ाम की मुआफ़ी मांगने का मुतालबा करने लगा। मामू जान अभी तज़ब्ज़ुब में ही थे कि मेरे अब्बा जान ने मेरी वालदा को साथ लिया और मुखालिफ गिरोह के पास चले गए। यूं मामला खुश असलूबी से दब गया। लोग सरगोशियां कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि बच्चा आखिर कहाँ चला गया, लेकिन उनको जवाब कौन देता। आखिरकार सारी सरगोशियां और हैरतों का खाला जान की बूढ़ी सास ने दोपहर 3 बजे जवाब दिया कि उसको जिन ले गया। वैसे भी मेरी खाला का घर आसेबज़दा था, लेकिन किसी का भी ध्यान जिन्नात की तरफ न गया। वहाँ शायद ये रवाज था कि आसेबज़दा शख्स से लोग बिलखसूस औरतें माजी हाल और मुस्तकबिल के बारे में अपनी अपनी मुश्किलात का हल पूछा करती थीं। सुना है मेरी खाला ने पहला सवाल बच्चे के बारे में बूढ़ी सास के जिन से पूछा था। बच्चे को मैं अपने घर ले गया था। जिन बाज़ुबान बूढ़ी बोला, 2 रोज़ कबल इधर से हमारी बारात गुजरी जिसमें मेरी बीवी भी थी। उसने बच्चे को देखा और उधर जाकर जिक्र किया कि मैंने एक आदमजात को देखा है जो बिल्कुल हमारे बच्चे जैसा है। बस बड़े बूढ़े और बच्चे जिद करने लगे कि हम भी आदमजात देखेंगे। बीवी ने मुझे कहा और मैं उसे उठा ले गया। शामान भाई, खाला बोली, तुमने हजरत शाह साहिब के रूबरू वादा किया था कि आइंदा कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, फिर तुमने वादा खिलाफी क्यों की? मजबूरी थी, जिन शामान ने शर्मिंदा लहजे में जवाब दिया, लेकिन मैंने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे कबीले के बच्चों ने मुझसे बच्चा मांग लिया था, लेकिन मैं उसे बाहिफाजत वापस ले आया हूँ। इसे तुमने कुछ खिलाया पिलाया भी था? एक औरत ने पूछा। तुम्हारी खुराक तो राख हड्डियाँ और मैं इसके लिए इलाही जान के डोले से दूध साथ ले गया था, जिन ने बताया। हाय तेरा सत्यानाश! इलाही जान अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, मैं ख्वामखा निक्के के अब्बा से लड़ती रही कि तुमने चोरी चोरी दूध पी लिया है, अब तो उसे अक्सर ले जाना पड़ेगा। जिन ने कहा, नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरे बच्चे को अब न ले जाना। मेरी वालदा ने वावेला मचा दिया, मैं इसे आज ही यहाँ से ले जाऊंगी। मैंने अपने बेटे साशान से इसकी दोस्ती करा दी है, जिन ने बताया। इसके दाएं हाथ पर देखो, मेहंदी लगी हुई है।
अब हर साल इसी दिन इसे उधर जाना पड़ेगा। बेजी कहती हैं, हम तुम्हें उस दिन हजरत शाह साहब की खिदमत में ले गए। शाह साहब ने 7 तावीज़ दिए और हदायत की कि चांदी का तावीज़ बनाकर बच्चे के गले में डाल दी जाए। मुझे वो गानी अब भी याद है। लड़कों ने मेरी चिढ़ बना ली थी, मुझे गानी वाला कहकर छेड़ते, लेकिन गानी की करामत और अपनी मजबूरी से मुझे घर वालों ने आगाह किया हुआ था, इसलिए लड़कों का मजाक बर्दाश्त करने का आदी हो गया। आलम कम सिनी का मुझे होश नहीं, अलबत्ता जब मैं चौथी जमात में था तो एक शाम मेरी समाज से बड़ी वाज़ेह आवाज़ टकराई, जैसे कान के करीब मच्छर भिन भिनाया हो। साफ पता चलता था कि आवाज़ मादा की है। बारीक और सुरीली आवाज़ ने कहा, मेरे बच्चे, पल घड़ी के लिए गानी खुद से अलग कर दो। मैं तेरे दोस्त साशान की माँ हूँ, मेहंदी की रस्म अदा करना चाहती हूँ। खौफ से मेरी गिग्गी बन गई थी। जब फिर आवाज़ आई तो मेरी चीख निकल गई। अगर चीख सुनकर भेजी ना आ जाती तो शायद खौफ से मेरा दिल फट जाता। मैं इतना ही खौफजदा हो गया था कि मुंह से झाग जारी हो गई, वालेकुमुस्सलाम तरोही। मेरी डूबती उभरती समाज से बेजी की आवाज़ टकराई, तुम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मुझे मायूस करने लगे हो। तुम मियाँ बीवी ने अपने पैगंबर की कसम खाकर वादा किया था कि आइंदा बच्चे से ताल्लुक़ और राब्ता नहीं रखोगे। वैसे तुमने मेरे बच्चे को किस कदर खौफजदा कर दिया है। बीबी साहिबा, वही बारीक सरसराती आवाज़ उभरी, बच्चा मेरे साशान का दोस्त है, मुझे साशान की तरह अजीज़ है। आपने हमें मेहंदी की रस्म अदा करने की इजाज़त दी थी। मैं मेहंदी लाई हूँ। साशान बारात के साथ परिस्तान गया हुआ है। ठीक है, मेहंदी मेरे हवाले कर दो। बेजी ने हाथ बढ़ाया और उनकी हथेली पर पीपल के पत्ते पर तोला भर भीगी हुई मेहंदी आन टिकी। बेजी ने मेरा दायां हाथ पकड़ा और हथेली पर गोल टिक्का लगा दिया। यह सिलसिला बड़ी बाकायदगी के साथ चलता था। हर साल मखसूस दिन उधर से मेहंदी आती और बेजी के हाथों रस्म अदा होती। कभी साशान आता, कभी उसकी बीवी तरोही मेहंदी लाती। हम सिर्फ उनकी आवाज़ से जाने पहचाने लगे। जब भी उनमें से कोई आता तो घर में नागवार सी बू फैल जाती। जब बेजी ने बदबू की शिकायत की तो दूसरे बरस बदबू को दबाने के लिए शायान अपने साथ धनिया ले आया। वह जितनी देर हमारे करीब रहता, गालिबन हमारी नाकों के साथ धनिया लगाए रखता। जब मैंने इम्तियाजी पोजीशन से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो बरादरी की मुबारकबादियों और हेडमास्टर साहब की तलकीन और ख्वाहिश पर अब्बा जी ने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। लेकिन मैं औरतों की तरह गले में गानी पहनकर कॉलेज के लड़कों का सामना नहीं करना चाहता था। इसका हल मेरे कज़न कैप्टन रियाज ने बताया तो मैं राज़ी हो गया। रियाज कैप्टन ने अपना मफरल मुझे दे दिया। मफरल एक चौड़ी पट्टी से मुंसलिक था। पट्टी गले पर लगा दी जाती। मफलर का बकिया हिस्सा पेट की तरफ कमीज़ के पीछे छुप जाता। गानी पट्टी के नीचे छुप जाती। बेजी ने जब बताया कि हज़रत शाह साहब दारे फ़ानी से पर्दा पोशी फरमा चुके हैं तो मैंने गानी की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी, क्योंकि नारी मखलूक से वही मुकद्दस गानी मुझे महफूज रखे हुए थी। अगर मेरी किसी बेपरवाही से गुम हो जाती तो जिन्नात से फिर मुझे कोई महफूज नहीं रख सकता। साशान की दोस्ती उसके वालिदैन निभा रहे थे। शामान ने मेरी भेजी को बताया था कि साशान अजमेर शरीफ की एक दीनी दरसगाह में दाखिल है। हमें खुशी हुई कि हमसे मुतल्लिक एक जिन दीन हक की तालीम हासिल कर रहा है। ऐसे जिन से मुस्तकबिल में बेहतर सलूक की तवक्को रखी जाने लगी। उधर मैं दुनियावी तालीम के मदारिज तय करता हुआ जब ग्रेजुएट बन गया तो मुझे मुकामी अस्पताल में अंग्रेज़ी मास्टर तैनात कर दिया गया। मैं मास्टर डिग्री हासिल करना चाहता था, लेकिन अब्बा जी की वफ़ात ने मेरी आरजू चिकनाचूर कर दी। मुझे ज़िम्मेदारी की देखभाल करना थी और ख़ानदान के बिगड़ते माली हालात को दुरुस्त करना था। बेजी का बड़ा भाई दबी दबी ज़ुबान में बेजी से कहने लगा था कि अपनी अमानत ले जाओ। नसीम अख्तर पैदाइशी मेरी मंगेतर थी। सुना है पैदाइश के वक्त बेजी ने भाई से उसे मांग लिया था। वारिस बेटे, एक रात दूध का गिलास तपाई पर रखकर बेजी कुर्सी पर बैठकर बोली, अल्लाह के फजल और तुम्हारी मेहनत से हमारे हालात बेहतर होने लगे हैं। उधर तुम्हारे मामू तकाजा कर रहे हैं, अख्तर बेटी भी मिडल पास कर चुकी है। तुम्हारे अब्बा मरहूम इस रिश्ते को दिल से नापसंद करते थे, इसलिए उनकी ज़िंदगी में मैं खामोश रही। लेकिन अगर कोई और घराना होता तो मैं भी जिद न करती, लेकिन वो मेरा मैका घर है। उनकी बरादरी जानती है कि मैंने अख्तर को पैदा होते ही मांग लिया था। मेरे इनकार पर एक बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो सकती है और मुझसे मेरे भाई कता ताल्लुक़ कर लेंगे। यही मजबूरियाँ मेरे साथ हैं। तुम पर मैं जबर कर सकती हूँ, अपनी बात मनवा सकती हूँ। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? 100% बेजी हजूर। मैंने अपनी माँ के दोनों हाथ चूमकर आंखों से लगाए। मैं आपको कैसे दुख दे सकता हूँ, लेकिन ये मामला हम दोनों पर छोड़ दें। हम दोनों से तुम्हारी मुराद? बेजी ने इस्तेजाबी निगाहों से देखा। मैं और तस्लीम, मैंने जवाब दिया। मैंने तस्लीम से खुलकर बात कर ली। वो मेरे मौक़िफ़ की तायद करती है।
दरअसल मैं चाहता हूँ कि अख्तर मैट्रिक करे और 1 साल तदरीसी कोर्स करके इस गांव के स्कूल में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे। वो दिन रात पढ़ाई में मसरूफ़ है और इस साल इम्तिहान में शरीक होगी। साल सवा साल मामू जान को सब्र करना पड़ेगा। मैं भाई जान से बात करूँगी। बेजी ने मेरा शाना थपथपा कर दुआ दी। खुदा तुम दोनों की मदद करे। ये सच है कि अब्बा जी मरहूम मेरी शादी और अपने ख़ानदान की एक लड़की से करवाना चाहते थे। वो एक बड़ी जायदाद की वाहिद वारिस थी, लेकिन मुझे अपनी माँ की ज़ुबान की पासदारी कानून के ख़जाने से बढ़कर अजीज़ थी। फिर तस्लीम अख्तर मेरी परस्तिश करने वाली लड़की थी। होश संभालते ही उसे मेरी ज़ात से आगही हो गई। मैं उस मासूम सी लड़की के ख्वाब कैसे तोड़ देता। रही मेरी पसंद तो मुझे वो अच्छी लगती थी। मैंने जब भी सोचा था उसे ही सोचा था। मेरे ज़िंदगी के साहिल तक कई लड़कियां आई थी, लेकिन मैंने झुककर ना किसी का हाथ थामा था ना खुश आमदीद कहा। उस बरस मौसम गर्मा की तातीलात में तस्लीम अख्तर हमारे घर आई हुई थी। पेशा वराना कोर्स के अमली पर्चों के लिए उसे कुछ मॉडल्स और असबाक चार्ट्स तैयार करने थे। उसके पहाड़ी गांव में ऐसी कोई सहूलत न थी, इसलिए मामू जान ने उसे हमारे घर आने की इजाज़त दे दी। मैं एक चार्ट पर काम कर रहा था और तस्लीम अख्तर मतलूबा अशिया गूंद लगाकर मुझे दे रही थी कि मेरे कानों में मानूस भिनभिनाहट दार आई और आवाज़ साशान की माँ तरोही की थी। तस्लीम अख्तर ने यकीनन उसकी बात नहीं सुनी थी। मेरे और बेजी के अलावा कोई उनकी आवाज़ सुन ही नहीं सकता था। चूँकि मुझे जवाब देना था और अख्तर की मौजूदगी में मेरे लिए तरोही से बात करना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं अभी आया कहकर कमरे से बाहर निकल गया। जी क्या बात है मादर मेहरबान? मैंने हमेशा की तरह अंदर की नफ़रत दबाते हुए पूछा। आज खिलाफ़े मामूल मखसूस दिन से पहले कैसे आना हुआ? मेरे साथ मेरी बेटी अनोशा आई है, तरोही ने बताया। कल एक तकरीब में उसने तुम्हें देखा था। कहने लगी मैं वारिस से मिलना चाहती हूँ। तकरीब? मैंने इस्तफामिया लहजे में कहा। ओह अच्छा, कल मेडिकल कॉलेज की तकसीम असनाद की तकरीब में मैं मदऊ था, लेकिन जी हाँ, डिग्री लेने वालों में मेरा भी शुमार था। एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। ओह नो, मेरी ज़ुबान से दबी दबी चीख निकल गई। ओह यस, मुतरन्नम कह कहा सुनाई दिया। तुम्हें ताज्जुब क्यों है वारिस राजा? जब मेरा भाई आदमजादों के दीनी मदरसे में तालीम हासिल कर सकता है तो मैं आदमजादों का जदीद इल्म क्यों नहीं हासिल कर सकती? इस वक्त मेरे हज़ारों हम कौम मुल्क की दरसगाहों में पढ़ रहे हैं। वक्त बहुत बदल गया है राजा साहब। क्या आपकी कौम के अफराद जिन्नों का रवायती किरदार अदा नहीं कर रहे? जब आदमजाद आग से खेल रहे हैं तो हम नारी फूलों की तमन्ना क्यों ना करें? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब ना था। अनोशा, उसने मेरी बात मुकम्मल कर दी। अनोशा साहिबा, दरअसल मेरे लिए ये इंकशाफ बिल्कुल नया है कि जिन कौम की कोई लड़की मेडिकल भी पढ़ सकती है। मैंने आदमजादों और जादियों से ज़्यादा मेडिकल को समझा है राजा। वो बोली, कल तुमने मुझे गोल्ड मेडल हासिल करते ज़रूर देखा होगा। ओह, क्या नोशी शाह मान तुम हो? हैरत से मैंने चीख कर कहा। हाँ, अनोशा उर्फ नोशी। वैसे भी मैं अपनी कौम और कबीले में नोशी ही पुकारी जाती हूँ। खुशी हुई, बेहद खुशी। मैंने ओपरे दिल से कहा। साशान के हवाले से आप मेरे लिए बड़ी मोहतरम हैं। नहीं वारिस राजा, वह भड़क कर बोली, मेरा अपना भी एक हवाला है। तुम साशान के देरीना दोस्त हो, लेकिन मैंने पहले कभी इस हवाले से तुम्हें मिलने की ख्वाहिश नहीं की। कल मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्दाना वजाहत के हवाले से देखा, माँ से जिक्र किया और पता चला कि तुम साशान के दोस्त वारिस खान हो। लिहाजा तुम्हें आइंदा अपने और मेरे हवाले से मिलना होगा। मैं साहब का ताल्लुक की बैसाखी पसंद नहीं करती। आपकी बातें पसंद आई मोहतरमा अनोशा। मैंने नादीदा लड़की को पुरसताइश निगाहों से देखा। मैं भी बैसाखियों को नापसंद करता हूँ। मेरा बाप मेरे पास होने की खुशी में अपने कबीले को दावत दे रहा है, अनोशा ने बताया। मैं आपको दावत देने आई हूँ। गो हमारी तकरीब इंसानों की तकारीब से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको वहाँ आपकी पसंदीदा चीज़ें मिलें। हमारा पैगाम्बर आपको ले जाएगा। वो भी अजीब थी। लड़कियाँ बेतकल्लुफ़ी के मराहिल तय करती, आपसे तुमसे जान और जान से जाना पर उतर आती हैं, लेकिन अनोशा तुमसे आप पर आ गई थी। शुक्रिया, ज़रूर आऊँगा, मैंने ममनूनियत से कहा। क्या वहाँ भी फ़िज़ा का नादीदा पर्दा हायल रहेगा? नहीं, अनोशा बोली, यहाँ दूसरी आंखों की वजह से मजबूरी है। वैसे मैं नोशी के रूप में आपसे मिलती रहूँगी। वैसे भी मुझे इस माह शहर के अस्पताल में हाउस जॉब करना है। मैंने आपका अस्पताल चॉइस में दिया है। चलिए, तुम्हारी वजह से खालिश दुआएं तो मिल जाया करेंगी, मैंने हंस कर कहा। अच्छा अब बताओ क्या खाओ पियोगी? सॉरी, अनोशा बोली, पानी आते ही पी चुकी हूँ। हमारी खुराक आपके चूल्हे में है। वो हंसने लगी। जाहिर है आप राख तो देंगे नहीं। वारिस, अचानक तस्लीम बाहर निकल आई। अरे आप तो मज़े से कुर्सी पर बैठे हैं।
अल्लाह के बंदे, मुझे आज वापस जाना है और अभी चार्ट्स बाकी हैं। चलो मैं आता हूँ, थक गया था, मैंने घबराकर तस्लीम को कहा। जाओ चार्ट इधर ही ले आओ। ये कौन है? अनोशा ने गुर्रा कर पूछा। तुम्हारी बहन? हाँ, कज़न है। ओह आई सी, वो फुंकारी यहाँ क्या कर रही है? सुनो वारिस राजा, मैं शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात हमेशा याद रखना, वरना अपने साथ मुझे भी बर्बाद कर दोगे। चलो माँ। अनोशा, ये मेरी मंगेतर है। मंगेतर थी। वो गालिबन मेरे चेहरे के करीब आकर बोली थी, मेरी बात याद रखना। फिर खामोशी छा गई। मैंने उसे पुकारा मगर कोई जवाब ना मिला। जिन्नात की आमद और बातचीत मेरे लिए कोई नई बात ना थी। होश संभालते ही मैं आदी हो गया था। लेकिन उस दिन अनोशा आई और जाते जाते मेरा सुकून ले गई। उसने बड़ा जारिहाना और वाज़ेह अंदाज अपनाते हुए बताया था कि उसे तस्लीम का नाम मेरे नाम के साथ गवारा नहीं। उसने कहा था कि वो मंगेतर थी। इसका मतलब यही था कि वो मेरी और तस्लीम की शादी पसंद नहीं करेगी और उसकी नापसंदीदगी और मेरी जिद का तसादुम कुछ भी कर सकता था। वो उस कौम से ताल्लुक़ रखती थी जो दूसरी ताकतों की हामिल होती है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना वारिस? मुझे परेशान और टेढ़ी लाइन लगाते देखकर तस्लीम बोली। सॉरी तस्लीम, मैंने पेशानी दबाकर बहाना बनाया। सर में दर्द है, कुछ वक्त आराम करने जा रहा हूँ। इस ख्याल से ही मेरे रगो पैर में गर्म सरसराहटें दौड़ने लगी थीं कि एक चुड़ैल ने मुझे अपने लिए पसंद कर लिया है। कोई आम लड़की होती तो मैं उसे अपनी मजबूरी जताकर लौटा देता या नफरत से उसका हाथ झटक देता, लेकिन वास्ता एक नारी मखलूक से था। कॉलेज के ज़माने में एक रूममेट ने अपने गांव का वाक़या सुनाया। वो एक आदमजाद और जिनजादी की मोहब्बत का भयानक खेल था। अशरफ एक कड़ियल नौजवान था, फौज की फुटबॉल टीम का कप्तान और गांव में कबड्डी का मारूफ खिलाड़ी। अशरफ जब बांसुरी बजाता तो रमा पानी भी ठहर कर उसकी ताने सुनता। रिवायत के मुताबिक सन 1965 की जंग के बाद सियालकोट के महाज पर जंग की थकावट उतारने की खातिर अशरफ हर रात कैंप से फरलांग बाहर जाकर बांसुरी बजाता था। एक रात जब आंखें मूंदे वो फिजा में ताने बखेर रहा था तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके करीब कोई परिंदा फिड़फिड़ा कर गिरा हो। उसने आंखें खोल कर देखा, 2 कदम दूर एक लड़की बैठी हुई थी। बांसुरी होंठों से मत जुदा करो अशरफ, बजाते रहो। देखो हवा भी रुक कर तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ सुन रही है। अशरफ नौजवान फौजी था। उसने दिल में सोचा शायद करीब गांव में लोग वापस आए हैं और लड़की मेरी बांसुरी की आवाज़ पर आई है। उसने फिर मधुर ताने उड़ाना शुरू कर दी। बजाओ अशरफ, बजाते रहो, वो सिसक कर बोली। नहीं बीबी, अशरफ उठने लगा। मुझे वापस कैंप जाना है, 2 बजे मेरी ड्यूटी है, तुम भी जाओ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी प्यारे। लड़की भी खड़ी हो गई। मैं तेरी बांसुरी की कैदी हूँ। नहीं नहीं, तुम चली जाओ, अशरफ घबरा कर बोला। किसी ने देख लिया तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। हम हालत जंग में महाज पर हैं, कल यहाँ ही आ जाना। कल नहीं, आज ही, लड़की बोली। ड्यूटी देकर चले आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रावी ने बताया था कि अशरफ ने मरने से कबल अपने बड़े भाई के नाम जो तवील तरीन ख़त लिखा था वो उसकी आप बीती थी। अशरफ तालीम याफ्ता फौजी ओहदेदार था। उसने अपनी और जिनजादी की मोहब्बत की दास्तान बड़ी तफसील के साथ लिखी। जब बाहसियत गार्ड कमांडर गार्ड चेक करने के बाद मैं वापस उस खेत की पगडंडी पर पहुंचा तो वहां मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर उसकी फरमाइश पर सुबह सादिक तक मैं बांसुरी बजाता रहा। अब चली जाओ, देखो सुबह की रोशनी उतर आई है। मैं जा रही हूँ, वो बोली, लेकिन वादा करो तुम कल रात फिर आओगे। हाँ ज़रूर आऊँगा, अशरफ ने उसे वादा किया और वह उठकर दरख्तों के झुंड में गायब हो गई। दास्तान आगे बढ़ाते हुए अशरफ ने लिखा, दूसरी रात मैं कुशां गया। वो वहाँ मुंतज़िर थी। सारी रात वह इसरार करती रही और मैं बांसुरी बजाता रहा, हत्ता कि मेरे गले की रगें फूल कर दर्द करने लगीं, लेकिन उसका असरार बदस्तूर कायम रहा। फिर तीसरी रात मैं नहीं जा सका। मेरा जबड़ा और गला दर्द करने लगा था। रात किसी पहर मेरा शाना किसी ने दबाया। मैंने कंबल मुंह से उतार कर देखा, वो मेरे सरहाने बैठी मुझे बाहर चलने का इशारा कर रही थी। खौफ से मेरी टांगें बेजान हो गईं, क्योंकि मेरे टेंट में 3 नौजवान भी सोए हुए थे और बाहर पहरा लगा हुआ था। मैंने पर्दापोशी के लिए उसे कंबल ओढ़ाया और अपने साथ लेकर कैंप से निकला। मैं हैरान था, पहरेदार कहाँ थे, हमें किसी ने भी नहीं रोका। तुम बेहद बेवकूफ़ लड़की हो, बाहर जाकर मैंने गुस्से से कहा। यह गांव नहीं, फौजी कैंप है। क्या तुम मुझे जलील करके फौज से निकलवाना चाहती हो? भाग जाओ और आइंदा इधर का रुख ना करना। गुस्सा थूक दो प्यारे, वो प्यार से बोली। किसकी मजाल है मेरी तरफ आंख उठाकर देखे? पगले, तुमने देखा नहीं तुम्हारे संतरी मेरी चाप सुनकर कैसे सो गई हैं? क्या तुम जादूगरनी हो? हाँ यही समझ लो, उसने हंसकर जवाब दिया। मैं जो भी हूँ तुम्हारी बांसुरी की परस्तार हूँ।
चलो बांसुरी बजाओ। नहीं, मैं बांसुरी साथ नहीं लाया, मैं ले आई हूँ तुम्हारी बांसुरी। उसने बांसुरी मेरे हाथ में थमा दी। बजाओ और सुबह तक मेरी रूह को सुकून पहुँचाते रहो। ये मेरा फ़न है और फ़न किसी जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तड़ाक से उसका हाथ मेरे दाएं गाल पर पड़ा। मैं कहती हूँ बजाओ। फिर एक सुबह फौजियों को अशरफ की लाश मिली थी, जिसकी हड्डियाँ टूटी हुई थीं, चेहरा मस्क कर दिया गया था। अशरफ के खत से पता चला कि जिनज़ादी उसे हर रात उठा ले जाती और उसके इनकार और माजरत पर तशद्दुद करती। सुनी सुनाई कहानी के ख्याल से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। फिर उम्मीद की किरण ख्यालों में दार आई। मैं सोचता कि अनोशा कोई जाहिल जिनज़ादी नहीं है। बकौल उसके वो मेडिकल का कोर्स मुकम्मल कर चुकी थी। उसे हमारे अस्पताल में हाउस जॉब करनी थी। वो अशरफ की जिनज़ादी जैसी ना होगी। इस सोच ने बड़ी ढारस दी। मैंने तजुर्बे की खातिर पहली किस्त में उसकी दावत पर ना जाने का फ़ैसला किया। मैं ये देखना चाहता था कि उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैं उसी के रद्द-ए-अमल पर आइंदा के लिए लाहे-अमल तैयार करना चाहता था। अगर उसका एहतजाज दोस्ताना और ढीला ढाला होता तो मैं मुतमईन हो जाता कि वो जारहाना रवैया इख्तियार न करेगी। उसका फरिश्तादा आया। उस वक्त मैं अंग्रेज़ी का पीरियड लिए हुए था। क्लास को वादा फाई पर लेक्चर दे रहा था कि मच्छर जैसी बारीक आवाज़ सुनाई दी। साशान ख़ानदान का आपको सलाम पहुँचे। मैं पैगामात लेकर आगे कोहिस्तान जा रहा हूँ। तैयार रहिएगा, रात किसी वक्त वापसी पर मैं आपको साथ ले चलूँगा। मैं उच्छू लग जाने की अदाकारी करते हुए खुद को क्लासरूम से बाहर ले गया, क्योंकि लड़कों की मौजूदगी में उस नादीदा पैगाम्बर से गुफ्तगू कैसे कर सकता था। मेरा सलाम भी साशान ख़ानदान तक पहुँचा देना। बाहर निकलकर मैंने कहा, उनसे माजरत कर देना, मैं शिरकत ना कर सकूँगा। बेहतर, जवाब पहुँचा दूँगा। पैगाम्बर जिन बोला और मुझे सलाम करके चला गया। पूरे 2 रोज़ सलामती से गुजर गए। गो 2 दिनों का हर लहजा मेरे ऊपर से रोलर की तरह गुजरता रहा। मैं हवा की सरसराहट पर चौंक उठता और घर के अंदर कुत्ते और बिल्ली के कदमों की चाप खौफ बन जाती। मगर मैं खुश था कि अनोशा ने मनफी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। लेकिन सुकून आर्जी था। तूफ़ान को अपने शेड्यूल के मुताबिक आना था। मैं तो खुश फहम था। मतला साफ देखकर खुश और मुतमईन हो गया। मैं भूल गया था गाहक, मौत, मुसीबत और दुश्मन की आमद का जो वक्त मुकर्रर होता है उसका किसी को पता नहीं होता। रात के 11 बजे थे। मैं पेपर मार्क कर रहा था। मार्किंग में इस कदर डूबा हुआ था कि बेजी जो दूध का गिलास तपाई पर रख गई थी वो पड़े पड़े ठंडा हो गया। मेरी आदत थी कि मैं दूध बेड पर नीम दराज होकर हौले हौले पिया करता। हर पर्चे के बाद मैं दूसरा पर्चा उठा लेता कि बस यही देखकर बेड पर चला जाऊंगा। लेकिन 11 बजे तक मुझे बेड देखना नसीब ना हुआ। अचानक सुरख बॉल पेन मेरी उंगली से निकलकर फिजा में लहराता हुआ तपाई पर जाकर बेआवाज़ लेट गया। ये मैं अनोशा हूँ और तुम्हें लेने आई हूँ। हेलो डॉक्टर नौशी, कैसी हो? मैंने मसनूई जोश और खुशी का इजहार किया। ठीक नहीं हूँ, उसकी नाराज़ आवाज़ सुनाई दी। तुमने मेरी बड़ी तौहीन की है। मुझे वाकई दिली अफसोस है डॉक्टर, मैंने चापलूसाना अंदाज में कहा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना थी। जानते हो मैंने तुम्हारी वजह से पार्टी मुलतवी कर दी थी। ओह वेरी सॉरी डॉक्टर, रियली आई एम वेरी सॉरी। कल तुम्हें आना होगा, उसने हुक्मिया लहजे में कहा। अगर तुम्हें गले में पड़े गट का ज़ौम है तो मैं ये रुकावट भी तोड़ सकती हूँ। ये महज चांदी की पत्रियाँ और धागा नहीं है डॉक्टर नौशी, मैंने गानी पर हाथ फेरते हुए कहा। ये एक मर्द कामिल के दस्ते मुबारक का तोहफ़ा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस कलाम है। अल्लाह का कलाम मेरी ही नहीं अपनी ही हिफाजत भी करता है। मैं मुक़द्दस कलाम के मुनकिर नहीं हूँ वारिस राजा, उसने जवाब दिया। बफ़ज़्ल खुदा मैं मुसलमान हूँ, कलाम पाक तलावत करती हूँ, बाकायदगी से नमाज अदा करती हूँ। क्या अल्लाह ने आदम के साथ हमारी कौम को मुखातिब नहीं किया? मैं चाहती हूँ जब आओ तो ये गट उतार कर आना। क्या इस गट से डरती हो? नहीं, बल्कि एहतराम करती हूँ, वह अकीदत से बोली। एहतरामन ही हम तुम्हारे करीब नहीं आए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसकी अय्यारी पर हंस रहा था। वो हीले बहाने से मुझे गानी को उतारने की तरगीब दे रही थी, लेकिन मैं उसकी किसी चाल में आने वाला नहीं था। मुझे यकीन था कि मैं जिन्नात के शर से गानी की वजह से ही महफूज था। उतार दो ना वारिस, वो ठिठक कर बोली। मैं सुबह तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सॉरी डॉक्टर, मैं माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोला। हज़रत शाह मरहूम साहब का हुक्म है कि मैं उतार नहीं सकता। तुम जाओ, मैं तुम्हारी पार्टी में ज़रूर आऊँगा। उसने गुर्राती हुई सांस ली, जिसकी तपिश मैंने चेहरे पर महसूस की। तो तुम नहीं उतारोगे? हाँ, मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं मजबूर नहीं रहना चाहती, वह खुरखुराती आवाज़ में बोली। सुन लो वारिस राजा, कल तुम्हें आना होगा और जब तुम आओगे तो तुम्हारे गले में ये गट नहीं होगा।
मेरी दरख्वास्त कबूल करोगी? हाँ बोलो, उसने प्यार से जवाब दिया। मैं सचमुच तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगी। नकाब उलट दो, मेरा मतलब है नौशी के रूप में आओ। मेरी दरख्वास्त तुम पूरी करो, मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूंगी। तुम्हारी दरख्वास्त? हाँ, तावीज़ उतार कर इस कमरे से बाहर रखाओ, अनुषा बोली। जब तक तुम तावीज़ के गुलाफ में बंद रहोगे मैं नौशी का रूप नहीं धार सकती। मुझे तुमने कैद कर रखा है, मुझे इस हिसार से आज़ाद कर दो वारिस प्लीज़। सॉरी डॉक्टर, मैं हज़रत शाह साहब की हुक्म अदूली नहीं कर सकता। मेरी खातिर भी नहीं, हाँ किसी के लिए भी नहीं, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। मुझे एक निगाह देख तो लो, वो बोली। यूं करो, बाहर जाओ और तावीज़ उतार कर खुद से अलग करो, फिर मुझे देखो, मैं यहाँ बैठी रहूँगी। मुझे यकीन है तुम मुझे देखते रहने की आरज़ू में वापस तावीज़ पहनना नहीं चाहोगे। मैं मजबूर हूँ, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो शायद कुर्सी से उठी थी, मैंने कुर्सी हिलती देखी। अब हमारी मुलाकात वहाँ होगी जहाँ मैं नौशी के रूप में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो चली गई और मुझे एक नए खिलजान में डाल गई। मैंने पेंसिल उठाकर शेल्फ पर रखी और दूध का गिलास लेकर बेड पर चला गया। वो जाते जाते धमकी दे गई थी, लेकिन मुझे एक यकीन हौसला दे रहा था कि जिन्नात में से कोई भी मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता। मैं किताबुल्लाह की अमानो पनाह में था। रात ना जाने कौन सा पहर था। मेरी गर्दन पर सर्द और सख्त दबाव पड़ा। मैंने ठहर ठहर कर आंखें खोलीं और फिर पत्थर हो गया। दो नकाबपोश थे, एक पाइंती खड़ा था और दूसरे की क्लाशनकोफ की सर्द नाल मेरी गर्दन पर थी। यकीनन परेशानी के आलम में मेरे मामूलात में फ़र्क आ गया था। मैंने हस्बे मामूल बेड पर जाने से पहले दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल ना किया था। जिस खिलजान में वो शैतानियाँ मुब्तला कर गई थी उसी में हचकोले खाता मैं सो गया। डाकुओं को कबाड़ खुले मिले तो वो अंदर आ गए। अगर तुम लोग मालो दौलत के लिए आए हो तो मुझे शर्मिंदा करोगे और ख़ुद मायूस होकर जाओगे। देखो भाइयों, मैं कलील तनख्वाह पाने और मुआशी मसाल में घिरा हुआ शख्स हूँ। हमारे साथ दूसरे कमरे में चलो, एक डाकू बोला। दूसरे कमरे में मेरी मरीज माँ है, मैंने कहा। एक माँ को परेशानी दोगे? वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, मेरे कोट की जेब में पर्स है, शायद 100-200 रुपये हों। दूसरे ने पलट कर जेब से पर्स निकाल कर खोला और फिर पर्स जेब में ठूंस लिया। बाखुदा, यही इस घर की कुल पूंजी है। मैंने सांस लेकर कहा, कल माँ की दवा के लिए मुझे किसी दोस्त से कर्ज लेना पड़ेगा। इसे पर्स वापस कर दो, क्लाशनकोफ वाला बोला। अगर कुछ मिलने की तवक्को नहीं तो एक बूढ़ी माँ की बद्दुआएं क्यों साथ ले जाएं? फिर उसकी नज़र मेरी गानी पर पड़ी। उसने झुककर गानी पर हाथ फेरा। ये चांदी है ना? लेकिन इसमें तावीज़ हैं, मुझ पर जिन्न आता था इसलिए। उतारो। उसने झटका दिया तो पुराना धागा टूट गया। मेरी बहन पर भी जिन्न आता है। देखिए, ये जुल्म ना कीजिए। मैं तड़प कर झपटा तो उसने उल्टा हाथ मेरे चेहरे पर मारा। खामोश रहो वरना। उसने क्लाशनकोफ सीधी कर ली और उल्टे कदमों हटता हुआ कमरे से निकल गया। मैं गहरी सांस लेकर बेड पर ढेर हो गया। मुझे उस देहाती की बात याद आई जिसका कंबल मेले में चोरी हो गया था। उसने घर आकर माँ से कहा था कि सारा गठ राग मेरा कंबल चोरी करने के लिए किया गया था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डाका ही मेरे तावीज़ छीनने की खातिर डलवाया गया। उस शैतानिया के लिए किसी का जहन फेरना कुछ मुश्किल ना था। दूसरा दिन डरते डरते गुजरा था। मैं खुद को वीराने का तन्हा दरख्त समझने लगा जो तेज़ हवा से भी लरजने लगता है। वो मेरा खौफ ही था जो मुझे दोस्तों के डेरे पर ले गया। बेजी से मैंने बीमार दोस्त की देखभाल करने का बहाना किया। मैं वो रात दोस्तों के दरमियान गुजारना चाहता था। मेरा ख्याल था कि अब वो 3 नौजवान मर्दों के दरमियान पाकर मेरे करीब नहीं आएगी। इस तरह उसकी पार्टी वाली रात गुजर जाएगी जो मैं रात की रात थी। हमने टीवी सेट पर अपनी पुरानी फिल्म देखी और फिर फर्शी बिस्तरों पर लेट गए। मैंने अपने लिए दरमियान की जगह ली थी। वॉल क्लॉक मेरे सामने था। जब बेनाम से खौफ की वजह से मेरी आंख खुली तो ठीक 12 बजे का अमल था। वॉल क्लॉक के नीचे मेंटल पीस पर जूं ही मेरी निगाह स्याह बिल्ली पर पड़ी तो मेरा बदन सरसराता हुआ जैसे मफलूज हो गया। मेरी आंखें देख रही थी और जहन सोच रहा था, लेकिन बाकी सारी कुव्वतें डूब गई थीं। मेरे देखते देखते गोल आंखें बड़ी होने लगीं। घूरती अपनी तरफ बुलाती तो आंखें बतदरीज गुलाई में फैल रही थीं। फिर मुझे 2 हौज दिखाई दिए। पानी से नारंगी शुआएं ऊपर उठती महसूस हो रही थीं। फिर दोनों हौज आपस में मदगम होने लगे और मेरे सामने एक गोल तालाब था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जिस्म ऊपर उठता हुआ हवा में तैरता आहिस्ता आहिस्ता तालाब की जानिब जा रहा था। मैं सोए हुए दोस्तों को देख रहा था। मैंने चीख कर उनको पुकारा भी था, लेकिन मेरी आवाज़ खुद मेरी समात तक न गई। जरिए सफ़र क्या था? सफ़र ज़मीनी था, हवाई या आबी? किस कदर तवील सफ़र था?
मैं देखने और सुनने से कासिर था। अलबत्ता इतना एहसास ज़रूर हुआ कि सवारी जेट जहाज़ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी। बदन पर हवा के दबाव और रगड़ से मैंने तेज़ रफ्तारी का अंदाज़ा लगाया। जब बसारत और समात की कुव्वतें बहाल हुईं तो मैंने अपने आप को भुरभुरी दीवारों के दरमियान पाया। जर्द मिट्टी की दीवारों को देखकर मैंने सोचा कि मैं ज़ेरे ज़मीन आ चुका हूँ। पाँव के नीचे खुश्क घास बिछी हुई थी और जगह जगह मिट्टी के चौकोर थड़े थे। हर थड़े के गिर्द तिरछी हुई मूड़ा नुमा छोटी छोटी चट्टानें पड़ी हुई थीं। गालिबन वो कोई ड्राइंग हॉल किस्म की जगह थी। मेरी निगाह से बड़ी नागवार बदबू टकराई, जैसे खटमल पकड़ने से उंगली से आती है। वो तादाद में 4 थे। मैं उनको अफराद इसलिए नहीं कह सकता कि वो कद, जसामत और सूरतन इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। खुश आमदीद, ठिगने ड्रमनुमा ने कहा। मैं शामान हूँ, अनोशा और साशान का बाप। ये तुम्हारा दोस्त साशान है। साशान बाहें फैलाकर मेरी जानिब बढ़ा। मैंने खुद को उसकी बाहों में जाने दिया। उसने नरम और मेहरबान दबाव डालकर 3 बार मुझे सीने से लगाया। मैं आज ही अजमेर शरीफ से आया हूँ, साशान ने बताया, सिर्फ अपने प्यारे दोस्त से मिलने। बड़े शानदार हो, नौशी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। बेशक तुम पसंद किए जाने के काबिल हो। हमारी दावती मुलाकात होती रही है, सफ़ेद बालों वाली बोली। मैं साशान और अनोशा की माँ हूँ। आदाब माँ जी। मैंने सर झुकाकर उसे ताज़ीम दी। डॉक्टर नौशी कहाँ है? तैयार होने गई है, आती होगी, साशान ने बताया। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊं। वो मेरा हाथ थाम कर चलने लगा। वो गार जिग जैग थी। कई छोटे छोटे टर्न लेते हम एक और हॉल में दाखिल हुए। अगर जिन्नात को मर्दोजन कहा जा सकता है तो वहाँ उनके 7 बच्चे भी थे। बिल्कुल गोरी नस्ल के बच्चे, जैसे सारे बच्चों के बाल सफ़ेदी माल सुनहरी थे। नंग धड़ंग वो सुर्ख सफ़ेद बच्चे खरगोश की तरह फुदक रहे थे। अलबत्ता बड़े जिन शक्लो सूरत, रंग और खदो खाल से अलग थे। काले, गंदमी, गोरे और बिल्कुल सुर्ख, कोता कद, फैले हुए जिस्मों वाले और कुछ खासे कद्दावर थे। बाज के सरों पर छोटे छोटे सींग उगे हुए थे। दोस्तों, अंदर जाकर साशान बुलंद आवाज़ से बोला, इधर आओ, मेरे मोअज़्ज़ज़ प्यारे दोस्त से मिलो। हाज़रीन ने गर्दनें उठाकर और मोड़कर मेरी जानिब देखा। तेज़ भिनभिनाहट एकदम मादूम हो गई। जमे गफ़ीर से 3 नौजवान निकलकर हमारे करीब आए। तीनों तवील कामत और सुरख चेहरों के मालिक थे। दोस्तों, ये मेरा दोस्त वारिस राजा है। साशान ने मेरा दाएं हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। तीनों का बायां हाथ ऊपर उठा, जैसे रेफरी जीतने वाले का हाथ ऊपर उठाता है। वारिस, ये मातून है, कोहिस्तान के सरदार का बेटा। ये फरतून है और ये मेरा हम मकतब हामान है। आप दोस्तों से मिलकर खुशी हुई। मैंने कहा, क्या आप लोग खाने की दावत कबूल करेंगे? बस सद शुक्रिया, हामान ने सर झुकाकर जवाब दिया। लेकिन एक गुजारिश के साथ आपको भी अलग अलग हम दोस्तों की दावत कबूल करनी होगी। वैसे भी मातून हमें अपनी सालगिरह पर मदऊ कर चुका है। क्यों मातून, तुम्हारे लिए मिस्टर वारिस की शिरकत कोई मसला तो ना होगी? मसला कैसा? ये तो मेरी इज्जत अफजाई होगी, मातून ने जवाब दिया। एक लागिर जिन ने एड़ियाँ उठाकर कद्दावर साशान के कान में सरगोशी की। वारिस राजा को मादर मेहरबान ने बुलाया है, साशान ने बताया। अच्छा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। उसने फिर मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हें अनोशा ने अपने कमरे खास में बुलाया है, उसने मध्यम आवाज में कहा। चलो, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। साशान, तुम्हारी कौम के सब जिन एक जैसे तो नहीं? अजीब सवाल है तुम्हारा दोस्त, साशान हंसने लगा। क्या तुम्हारी कौम के सारे इंसान एक जैसे होते हैं? अमेरिका, अफ्रीका, चीन और कोरिया, क्या सब एक दूसरी नस्ल से मुख्तलिफ नहीं होते? यहाँ भी हर मुल्क और नस्ल के जिन मदऊ हैं, सींगों वाले परिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नस्ल देव कहलाती है। उस गोल सुराख के मुंह पर सुरख पर्दा लटक रहा था। वहाँ हवा तो थी, लेकिन ज़मीन की बालाई सतह जैसी न थी। यही वजह थी कि पर्दा साकित था। निहायती खफीफ लर्जिश हवा की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। भाई, इससे आगे हमारे बाल जलते हैं, साशान खुश दिली से बोलकर हंसने लगा। तुम जाओ अंदर, तुम्हारी मेज़बान मुंतज़िर है। वो एड़ियों पर घूमकर वापस गया तो मेरे लबों पर हकारत आमेज़ मुस्कुराहट उभरी। मैंने दिल में सोचा, कैसा बेगैरत भाई है। लेकिन वो हम जैसे भाइयों की दुनिया न थी, जहाँ बहनों की नामूस पर भाई कट मरना ऐन सादत समझते हैं। मैं पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ और हैरत का भरपूर झटका लगा। जैसे फिल्म में पलक झपकते ही सीन बदल जाता है। मेरे सामने किसी मुगल शहजादी की महकती और सजी हुई ख्वाबगाह का खुशनुमा मंजर था। पाँव के नीचे आला किस्म का मुनक्किश और दबीज कालीन बिछा हुआ था। छत को सुर्ख वॉलपेपर से ढांप दिया गया था। दीवारों पर भी सुर्ख फूलों वाला पेपर मुंडा हुआ था। फानूस में सैकड़ों हीरे और बड़े बड़े मोती आंखों को खीरा कर रहे थे। मोर की शक्ल के 4 काउच थे
और दरमियान में संगे मरमर टाइप तपाई बिछी हुई थी। तपाई पर बड़े करीने से मौसमी और बेमौसम ताज़ा और खुश्क फ्रूट चांदी की चमचमाती नकरई थालियों में सजाया गया था। मोस्ट वेलकम वारिस खान। मैंने मुतरन्नम आवाज़ की जानिब चेहरा घुमा कर देखा और चलती सांस सीने में अटक कर रह गई। दाएं जानिब बगली दरवाजे का पर्दा हटाकर वो अंदर आते हुए बोली, आज हम दोनों आज़ाद हैं। मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हारे सामने आते हुए वारिस, मेरी जान। देखो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। उसके याकूती होंठों पर फतह की खुशी दमक रही थी। मेरे रूबरू बिला मुबालगा दुनिया की हसीन तरीन लड़की खड़ी थी। मुझे पुरशौक निगाहों से देख रही थी। भरा भरा किताबी चेहरा, गहरी सुनहरी आंखें, सोने के तारों जैसे बालों की आबशार उसके शानों पर गिरी हुई थी। म्याना कद और सडोल बदन। अगर वह शामान की बेटी अनोशा थी तो मुझे खुद को दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होना चाहिए था जिसे अनोशा मोहब्बत करने का दावा कर चुकी थी। अगर अनोशा मेरी कौम, मेरी दुनिया की लड़की होती तो मैं उसकी खातिर तस्लीम अख्तर जैसी हज़ारों मंगेतरें उसके तबस्सुम पर कुर्बान कर देता। लेकिन उसके हुस्न के साथ एक एहसास था जो उसे काबिल कराहत बनाने वाला था। वो आदमजाद नहीं बल्कि जिनजादी थी। मैं खाकी, वो नारी। मैं नस्ल आदम से था और वो नस्ल इबलीस से ताल्लुक़ रखती थी। फिर मैं उसके हुस्न की चांदनी को कैसे मन की वादी में खेलने की इजाज़त दे सकता था। बैठते क्यों नहीं वारिस? वह मुस्कुराहट के जादू जगाती आगे बढ़ी। ये तुम मुझे देख रहे हो या घूर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, क्या मुझे अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लेना चाहिए? मैंने भारी आवाज़ में कहा। मैं ये भी सोच रहा हूँ, दोस्ती का दावा करने वाले दुश्मनों के रूप में वार क्यों करते हैं? कैसी शिकस्त? वह बहुत अच्छी अदाकारा थी। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरत हलकोरे लेने लगी। ओह अच्छा, इस तरह यहाँ बुलवाने पर तुम बिगड़ रहे हो। मेरे दोस्त, जानते हो इस वक्त तुम अपने घर से कितने फासले पर हो? तकरीबन 400 मील। क्या तुम अपनी मोटरसाइकिल पर मेरी पार्टी पर आ सकते थे? नहीं, मैंने भड़कती हुई आवाज़ में कहा। मुझे ज़रिया सफ़र पर एतराज़ नहीं, बल्कि यहाँ लाने के लिए मुझे जिस तरीके से मजबूर किया है मुझे उस पर दुख है। माजरत के साथ वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारी कौम का मकौला दोहराऊंगी, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है। मैं अपनी मोहब्बत का वाशगाफ इजहार कर चुकी हूँ। मैंने अपना हक इस्तेमाल किया है। खैर छोड़ो, इन लम्हात को खुश दिली से एंजॉय करो। बैठ जाओ, अभी खाने में कुछ वक्त है। एक सरदार का इंतज़ार है। मैं नाराज़ सा एक काउच पर बैठ गया तो वो सामने काउच पर बैठते बैठते घूमकर मेरे करीब आकर बैठ गई। तभी मुझे उस नागवार बदबू का एहसास हुआ जिसे गार में आते ही मैंने महसूस किया। मैंने जेब से रुमाल निकालकर नाक साफ करने के बहाने नाक पर रख लिया। मेरे कुर्ब को बर्दाश्त करने की आदत डालो प्यारे। वो फौरन समझ गई। तुम्हारे यहाँ मर्द के लिए औरत के अंदर एक मखसूस खुशबू होती है, इसीलिए हमारे यहाँ भी नर को लुभाने बल्कि बेकुल करने के लिए खुशबू निकलती है। मुझे ये तजुर्बा स्कूल और कॉलेज में हुआ है कि लड़के मेरे कुर्ब की खातिर बड़ी खौफनाक लड़ाइयाँ लड़ते और दुश्मनियाँ पालते थे। फिर जब किसी को थोड़ा सा फासला कम करने की इजाज़त मिलती तो वो घबराकर पीछे हट जाता। मेरे साथ मेरी नस्ल की ये मजबूरी है जिसे मैं खुद से दूर नहीं कर सकती। उधर मैं फ़ौरन का परफ्यूम स्प्रे किया करती थी, लेकिन यहाँ मैं बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये लिबास तुम्हारा हुस्न ख्याल है। वो होंठ चबाने लगी। तुम्हारी नज़रबंदी है, वरना मैं कुदरती लिबास में हूँ। जो कुछ मैं चाहूँगी वो कुछ तुम्हें दिखाई देगा। मैंने सोचा था कि फिर तो ये इतनी खूबसूरत भी ना होगी, इसका हुस्न भी फरेबे निगाही होगा। नहीं, अपनी सोच खराब मत करो। वो यकीनन मेरे ख्यालात पढ़ सकती थी, या मेरी आंखों में उभरते शक को उसने भांप लिया। सूरतन मैं जो हूँ वो ही दिखाई दे रही हूँ। क्या इस तकरीब के बाद तावीज़ मुझे वापस कर दोगी? नहीं, वो दरियाबुर्द कर दी गई हैं। उसने नफ़ी में सर हिलाया तो उसके कानों में पड़े हीरे झिलमिलाने लगे। सुनो वारिस, तुम हमारे दोस्त हो और हम दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर तुम तावीज़ों की पनाह में क्यों जाना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल ना करूं तो? मुझे तुम जैसे दानिश्वर और संजीदा शख्स से ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं है। अनोशा ठहर ठहर कर बोली। मैं मोहब्बत में नाकाम होने वाली आदमजादियों की तरह आंसुओं से दिल बहलाऊंगी ना खुदकुशी करूंगी, बल्कि अपनी मोहब्बत को हासिल करने की भरपूर जंग लड़ूंगी। क्या मोहब्बत में जबर की तुम कायल हो? मैं अपनी पसंद के हसूल की कायल हूँ और बस। तुम जानती हो मैं अपनी कज़न से ना सिर्फ मोहब्बत करता हूँ बल्कि वो मेरी शरीक हयात भी बनेगी, अगर मैं तुम्हें इजाज़त दूँ तब। अनोशा का अंदाज गो दोस्ताना और आवाज़ बड़ी शीरीं और नरम थी, लेकिन मफहूम बड़ा ही जालिम और हैबतनाक था। उसने लगी लिपटी से ही काम निकालने की कोशिश की थी। उसने हमारे दरमियान रहकर ही सीखा होगा, जो गुड़ से मर सकता है उसके लिए जहर का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं होती।
मकसद उसका ये बावर कराना था कि वो गालिब है और अपनी हर बात मनवाने की अहल है। मुझे भी एक तजुर्बे की रोशनी में उसकी ताकत और अपनी बेबसी की तहरीर पढ़ लेनी चाहिए थी। उसने जब सीधी उंगली से घी हासिल करने के लिए दोस्ताना रवैया इख्तियार किया, तावीज़ अलग करने की दरख्वास्त पेश की, तो एक तरह उसने इल्तिजा की, लेकिन मेरी ज़िद और साफ इनकार के जवाब में उसने अपनी ताकत इस्तेमाल करके मुझे मगलूब कर दिया था। अगर मुझसे मामूल के मुताबिक पार्टी में शरीक होने की इस्तदा करती तो यकीनन हस्बे साबिक उसकी दावत, उसकी दरख्वास्त और उसकी ख्वाहिश को मुस्तरद कर देता। मैंने खुद को बचाने की अपनी सी कोशिश कर डाली, दोस्तों का सहारा लिया, मगर वह मुझे दोस्तों के दरमियान से ऐसे निकाल ले गई जैसे सुगड़ खातून ने सबकी निगाहें बचाकर मक्खन से बाल निकाल लिया हो। फिर भी मेरी अकड़ बरकरार थी। शायद मैं ही बेवकूफ़ था या मेरी मर्दानगी का जज्बा मुझे झुकने नहीं दे रहा था। ये नहीं कि मैंने सोचा ना था, मुझे उसकी ताकत और अपनी मजबूरी का इदराक ना था। सब कुछ जानते हुए भी मैंने एक शैतानियत से शिकस्त तस्लीम ना करने का फ़ैसला किया। अपने अंजाम और उसकी नाराज़गी से बेपरवाह हो गया। साफ साफ अपना मकसद बता दो अनोशा, मेरे लहजे में तपिश थी। तुम क्यों मुझे अपना कैदी बनाना चाहती हो, जबकि तुम जानती हो कि आग और पानी का मिलाप अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। एक को दूसरे पर गालिब होना होता है, एक दूसरे का वजूद मिटा डालता है। हमारे इस्लाह हासिल ताल्लुक़ का अंजाम क्या होगा? पहले अपना लहजा दुरुस्त और दोस्ताना करो, वह ज़ेरे लब मुतबस्सम आवाज़ में बोली। तुम क्यों नहीं मान लेते कि तुम चाहे जाने के काबिल मर्द हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरी चाहत किसी मुफाद और किसी अंजाम से मशरूत नहीं। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाए रखना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि हम इंसान, बिलखसूस मुसलमान, शैतान से नफ़रत करते हैं? हम शैतान को अल्लाह ताला का बागी और इंसान का दुश्मन मानते हैं। फिर हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? मुझे शैतान मत कहो वारिस शाह, वह तड़प कर बोली। बेशक शैतान हमारी कौम से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन सिर्फ वो बागी है, वो मलऊन है। क्या तुम्हारी कौम ने गद्दार और बागी पैदा नहीं किए? क्या एक गद्दार और बागी की सज़ा क्या तुम्हारा बादशाह पूरी कौम को दे सकता है? नहीं वारिस राजा, तुम ज़्यादती कर रहे हो। मैं और मेरा कबीला मुसलमान है, हम कुरान मुक़द्दस के पैरोकार हैं। हमारी दोस्ती में कोई शय माने नहीं है। मैं लहजा भर उसके जवाब पर गौर करता और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे देखता रहा। दुख और गुस्से से उसकी आंखों में लाल डोरे नुमायां होने लगे। क्या तुम मेरी शरीके ज़िंदगी बन सकती हो? शरीके ज़िंदगी से अगर तुम्हारी मुराद शादी से है तो फ़िलहाल मैं वादा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अगर मैं अपने हालात साजगार बनाने में कामयाब हो गई तो तुम मुझे एक मिसाली बीवी पाओगे। लेकिन मैं वादा नहीं करती, क्योंकि शादी का वादा मैं अपनी कौम के एक मुअज़्ज़ज़ मर्द से तुम्हारी मुलाकात से पहले कर चुकी हूँ। हाँ, एक वादा करती हूँ, अगर मैं तुम्हारी बीवी ना बन सकी तो किसी और को भी ये खुशी और मुकाम नहीं दूंगी और हम उम्र भर बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। शरीके ज़िंदगी बीवी ही क्यों, एक दोस्त भी तो शरीके सफ़र हो सकता है। तुम्हारी मुलाकात से पहले मैं भी तो एक लड़की से वादा कर चुका हूँ। मैंने फ़रार की तंग सी राह से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। हम दोनों पाबंदे अहद हैं। ठीक है डॉक्टर अनोशा, मुझे सिर्फ दोस्ती कबूल है। तुम अपना अहद निभाओ और मुझे अपना वादा पूरा करने की आज़ादी दे दो। मेरे ख्याल में मुखलिस दोस्ती बरकरार रह सकती है। मैंने कब कहा कि मेरा अहद शादी की सूरत में पूरा होगा? अनोशा ने वो तंग रास्ता रोक लिया। नहीं राजा, मैं तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त न कर सकूंगी। दोस्ती में शराकत तुम्हारी कौम में रवा होगी, मगर हम बिला शरकत गहरे दोस्ती करती हैं। हमारे मुज़ाकरात जब नाजुक मोड़ के करीब होने लगे तो अनोशा को उसकी माँ ने इतला दी कि मेहमान खुसूसी पहुँचने वाला है और उसे आगे जाकर उसका इस्तकबाल करना है। उसकी माँ सामने नहीं आई थी, बाहर से वो इतला देकर वापस चली गई। वारिस खान जाते जाते इल्तिजाइया लहजे में बोली, प्लीज़ अपनी सोच को मेरी मोहब्बत दो, वरना हम दोनों मुश्किलात से दो चार हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ। साशान के दोस्तों के अलावा तुम मेहमानों के नज़दीक एक मॉडर्न जिन ही होगे। मैं जिस जिन से मंसूब हूँ सरदारों का सरदार है, बतौर मेहमान खुसूसी आ रहा है। मैं तुम्हें जाहिर करके फ़िलहाल कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती। जब खाना शुरू होगा तो साशान तुम्हें साथ ले जाएगा और मैं तुमसे दूर रहूँगी। वो चली गई और मैं लरजते पर्दे को अभी घूर ही रहा था कि साशान अंदर दाखिल हुआ, जैसे वो बाहर हमारी पासबानी कर रहा था। हो सकता है उसे अनोशा ने मेरी दिलजोई के लिए अंदर भेजा हो। साशान अगर मेरा दोस्त था तो मुझे उसकी दोस्ती पर कभी एतराज़ न हुआ था। वैसे भी वो मुझे पहली मुलाकात में ही मुहज़्ज़ब और शानदार लगा, शायद इसलिए कि उसकी ज़ात के लिए मेरे दिल में एहसास नफ़रत ना था। बड़ी मुद्दत से मैं बाबा से मुलाकात की इजाज़त मांग रहा था। बड़ा इश्तियाक था मेरे अंदर। हमारी दोस्ती की बुनियाद जब रखी गई थी तो हम दोनों शीरख्वार थे। मैं भी तुमसे मिलकर खुश हुआ हूँ, मैंने कहा, इसलिए भी कि तुम आलिम दीन हो।
आलिम नहीं दोस्त, बल्कि खादिम दीन हूँ, उसने इनकसाराना लहजे में जवाब दिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सनद हासिल करने के बाद आपके मुल्क की किसी मस्जिद में दीन और मुसलमानों की खिदमत करूं। मगर बाबा कहते हैं पाकिस्तानी कौम हिंदुस्तान की दरसगाह से सनद लेने वाले को कबूल नहीं करेगी। तुम मेरे लिए कुछ करो वारिस खान। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम मसाजिद के अलावा कोई भी बस्ती तुम्हें कबूल कर सकती है। तुम अपनी बस्ती की मस्जिद में मुझे जगह दे देना। मेरा वादा है कि तुम्हें किसी मस्जिद में जगह दिलवा दूंगा। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। उसने मेरे हाथ पर बोसा दिया। तुम्हारी बहन की जिद शायद हमारी दोस्ती को मुतासिर कर देगी। मैंने उसे ममनून पाकर कहा, उसे समझाओ साशान, मैं उसकी जिद पूरी ना कर सकूंगा। हम खुद परेशान हैं। वो निगाहें झुकाकर बोला। वो कहती है कि वारिस उसकी अपनी दरियाफ्त है। उसका मंगेतर जचान मुस्तकबिल का सरदार है, लेकिन अनोशा बहन सिर्फ डॉक्टर बनकर इंसानों के दरमियान रहने का अटल फैसला कर चुकी है। वह तुम लोगों की आला सोसाइटी से बहुत मुतासिर है। वो इंसानों की नई तहजीब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहती है, ऐसी ज़िंदगी जिसमें पैसा, कार और कोठी शामिल हो। क्या मलका बनकर वो ये सब कुछ हासिल नहीं कर सकती? नहीं दोस्त, साशान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हम किसी पुराने ज़माने के मानने वाले इंसानों की दुनिया से अपने लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज ही की मिसाल तुम्हारे सामने आएगी। हम तुम्हारे लिए इंसानी खुराक हासिल करना चाहते थे, इसलिए हमें एक इंसान की खिदमत मुस्तार लेना पड़ी हैं। हम तुम्हारी जिस खुराक या चीज़ को छू लें वो गोया पत्थर में बदल जाती है। मेरा अपना ख्याल है अनोशा तुम्हारे ज़रिए वो ज़िंदगी हासिल करना चाहती है। मेरे लिए ये इंकशाफ किसी कदर पुरुमीद था। मैं अपनी दुनिया की सारी आसाइशें अनोशा को देकर अपनी गर्दन का सौदा कर सकता था। मान बाहर शोर मच गया। उल्लू और चमगादड़ों की करीह आवाज़ें थीं। साशान, कोई चीखा। अपने दोस्त को दीवार के साथ लगाकर इसे अपनी पनाह में ले लो। जचान का बॉडीगार्ड गिरोह इसे नुकसान पहुंचाने अंदर आ गया है। ओह, जल्दी करो, उधर दीवार के साथ मुंह करके खड़े हो जाओ। साशान ने मुझे किसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह उठाकर दीवार से लगा दिया। फिक्र न करना दोस्त, जब तक साशान और उसके हमदर्द जिंदा हैं कोई तुम्हें खराश तक नहीं दे सकता। फिर परों की फिड़फिड़ाहटें और रूह लर्जाने वाली चीखें मैंने सुनी। गर्दन घुमाकर देखा तो अजीब मंजर था। साशान बाहें फैलाए मेरे सामने खड़ा था और उसके मुंह से आग के गोले निकल रहे थे। सुरक्षोला जिस परिंदे से टकराता वो नीचे गिर पड़ता। दरवाजे में साशान का बाप और उसके तीनों दोस्त भी खड़े मुंह से गोले बरसा रहे थे। वह मुंह खोलते और आग का गोला ऐसे निकलता जैसे तोप के धाने से गोला निकलकर फिजा में तैरता निकल जाता है। अभी आग की जंग जारी थी कि एक बड़ा उल्लू मुझसे टकराया। मैंने साशान के शाने से चेहरा लगाकर बाहर उभरने की हमाकत की। वह उल्लू बालों का गुच्छा नोच कर ले गया और दर्द की शिद्दत से मेरी सिसकारी निकल गई। जो ही उल्लू झपट कर ऊपर उठा, एक गोला उससे टकराया और उल्लू चकराता हुआ नीचे जा गिरा। वारिस, साशान का बाप चीख कर बोला, नीचे झुककर चेहरा छुपा लो। मैंने उसकी हदायत पर झुककर चेहरा बाजू में छुपा लिया। मैंने देखा कमरे में बेशुमार उल्लू और बड़े बड़े चमगादड़ चकरा रहे थे। आग के गोलों की वजह से कमरे का दर्जा हरारत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा तो मैंने चीख कर साशान को बताया। बस कुछ देर और, साशान ने जवाब दिया। बाहर खुली जगह ये चारों तरफ से हमला करके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। शायद मेरा लिबास जल रहा है, मैंने कराह कर कहा। खबरदार, साशान ने बुलंद आवाज में कहा, एहतियात से काम लेना, मैं वारिस को लेकर बाहर जा रहा हूँ। उसने मुझे बाहों में भरा और दौड़कर बाहर निकल गया। मेरे लटकते बाजुओं और जिस्म के खुले हिस्सों पर परिंदे टकराते और आग जैसा दर्द दे जाते। साशान मुझे सामने वाले कमरे में ले गया। मुझे ज़मीन पर फेंक कर वो पलटा और फिर देखते देखते उसके अंदर से इतनी तेज़ आग निकली कि दरवाज़ा नीचे से ऊपर तक शोले के पर्दे से ढक गया था। अब तो महफूज हो, साशान बोला। अब वो इस जगह रुकावट को नहीं तोड़ सकते। मैंने देखा मेरे दोनों बाजू जगह जगह से जख्मी हो चुके थे और टांगों से भी खून बहकर शलवार खराब करने लगा। साशान बगली दरवाजे में गायब हो गया। मैं एक कोने में खड़ा मध्यम होते शोलों को सहमी निगाहों से देखने लगा। मेरे अंदर खौफ था कि जब यह शोला बुझ गया, आग की दीवार सर्द हो गई तो वो जहन्नुमी परिंदे अंदर आकर मेरे जिस्म को नोच खाएंगे। तभी मुझे सबका बचाने वाला, आजमाइशों से दो चार करने वाला और बख्श देने वाला याद आ गया। मेरी जुबान पर मुकद्दस कलाम इलाही आ गया। मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मैं हर खौफ और बला से महफूज होने लगा हूँ। बदरूहों के लगाए जख्मों को भी जैसे नींद सी आने लगी। तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने मुदाफ़ियत और हौसले की गिरती दीवारों को संभाल लिया। उसी दरवाजे से अनोशा अंदर दाखिल हुई जिसे साशान उधर गया था। अनोशा की सुनहरी जुल्फ़ें बुरी तरह उलझी और बिखरी हुई थीं। मुझे समझने में देर न लगी कि वो साशान की तरह लड़ती रही थी। वारिस,
वो लरजती आवाज़ में बोली, मैं दुख और माजरतों के इजहार में वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। तुम खतरे में हो, बाहर घुमसान की जंग लड़ी जा रही है। मेरे प्यारे वालिदैन और बहुत से हमदर्द मारे जा चुके हैं। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाने आई हूँ, जल्दी करो, मेरा हाथ थाम लो। उसने हाथ बढ़ाया और मैंने नरम और बुखार ज़दा हाथ जो ही पकड़ा मैं अंधेरों में डूब गया। पहले सफ़र के दौरान मेरे कुछ हवास बेदार रहे, लेकिन वापसी का सफ़र मुकम्मल बेखबरी में हुआ।